श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख दिमागी गुलामी। मैं हूं आपका दोस्त किशन जोशी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसकी मानसिक दास्ता के बंधन भी उतने ही अधिक होते हैं। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो शक ही नहीं, इसलिए इसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें भी अधिक है। मानसिक दास्ता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं इतनी अधिक और इतनी जटिल है कि हम तब तक उनका कोई हल सोच नहीं सकते जब तक कि हम साफ साफ और स्वतंत्रतापूर्वक इन पर सोचने का प्रयत्न नहीं करें। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में भारत में राष्ट्रीयता की बाढ़ सी आ गई। कम से कम तरुण शिक्षितों में यह राष्ट्रीयता बहुल अंशों में श्लाघ्य रहने पर भी कितने ही अंशों में अंधी राष्ट्रीयता थी। झूठ सच जिस तरीके से भी हो, अपने देश के इतिहास को सबसे अधिक निर्दोष और गौरवशाली सिद्ध करने अर्थात अपने ऋषि मुनियों, लेखकों और विचारकों, राजाओं और राज संस्थाओं में 20वीं शताब्दी की बड़ी से बड़ी राजनीतिक महत्व की चीजों को देखना हमारी राष्ट्रीयता का अंग था। अपने भारत को, प्राचीन भारत और उसके निवासियों को हमेशा से दुनिया के सभी राष्ट्रों के ऊपर साबित करने की दुर्भावना से प्रेरित हो हम जो कुछ भी अनाप शनाप ऐतिहासिक खोज के नाम पर लिखें, उसको यदि पाश्चात्य विधान न माने तो झट से फतवा पास कर देना कि सभी पश्चिमी ऐतिहासिक अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन, अमेरिकन और रूसी, डच और जोकोस्लाव सभी बेईमान हैं। सभी षड्यंत्र करके हमारे देश के इतिहास के बारे में झूठी झूठी बातें लिखते हैं। वे हमारे पूजनीय वेद को 3.5 और 4,000 वर्षों से अधिक पुराना नहीं होने देते, हालांकि वे ठीक 1 अरब 92 वर्ष पहले बने थे। इन भले मानसों के ख्याल में आता है कि अगर किसी तरह से हम अपनी सभ्यता, अपनी पुस्तकों, अपने ऋषि मुनियों को दुनिया का सबसे पुराना साबित कर दें तो हमारा काम बन गया। शायद दुनिया हमारे अधिकारों की प्राचीनता को देखकर बिना झगड़ा झंझट के ही हमें आजाद हो जाने दे, अन्यथा हमारे तरुण अपने नसों में उस प्राचीन सभ्यता के निर्माताओं का रक्त होने के अभिमान में मतवाले हो जाएं और फिर अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी उनके बाएं हाथ का खेल बन जाए। और तब हमारे देश को आजाद हो जाने में कितने दिन लगेंगे। आज हमारे हाथ में चाहे आग्नेय अस्त्र न हो, नई नई तोपें और मशीन गन न हो, समुद्र के नीचे हवा के ऊपर प्रलय का तूफान मचाने वाली पनडुब्बियां और जहाज न हो, लेकिन यदि हम राजा भोज के काठ के घोड़े जो उड़ते थे और शुक्र नीति में बारूद साबित कर दें तो हमारी 5 अंगुलियां घी में। इस बेवकूफ़ी का भी कहीं ठिकाना है कि बाप दादाओं के झूठ मूठ के ऐश्वर्य से हम फूले न समाये और हमारा आधा जोश उसी की प्रशंसा में खर्च हो जाए। अपने प्राचीन काल के गर्व के कारण हम अपने भूत के स्नेह में कढ़ाई के साथ बन जाते हैं और इससे हमें उत्तेजना मिलती है कि अपने पूर्वजों की धार्मिक बातों को आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार हो जाएं। बारूद और उड़न खटोला में तो झूठ सांच पकड़ने की गुंजाइश है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में तो अंधेरे में काली बिल्ली के लिए हर एक आदमी स्वतंत्र है। न यहाँ 16 आना 32 रत्ती ठीक ठाक तोलने के लिए कोई तुला है और न झूठ सांच की कोई पक्की कसौटी। एक चलता पुर्जा बदमाश है। उसने अपने कौशल, रुपए पैसे और धोखाधड़ी और तरह तरह के प्रलोभन से कुछ स्वार्थियों और आंख के अंधे गांठ के पुरों को मिलाकर एक नकटा पंथ तैयार किया या कायम किया। फिर लगी हजारों छोटी मोटी, शिक्षित और मूर्ख, काली और सफेद भेड़ें हा हा कर नाक कटाने। जिंदगी भर वह बदमाश मौज करता रहा। मरने के बाद उसके अनुयायियों ने उसे और ऊंचा बढ़ाना शुरू किया। अगर उस जमात को कुछ शताब्दियों तक अपने इस प्रचार में कामयाबी मिली तो वह धूर्त दुनिया का महान पुरुष और पवित्र आत्मा प्रसिद्ध हो गई। पुराने वक्त की बातों को छोड़ दीजिए। मैंने अपनी आंखों से ऐसे कुछ आदमियों को देखा है जिनमें कुछ मर गए हैं और कुछ अभी तक जिंदा है। उनका भीतरी जीवन कितना घृणित, कितना स्वार्थपूर्ण और असंयत था, लेकिन बाहर लोग भक्त बने होते हैं। उनके दर्शन सुमधुर आलाप से अपने को अभाग्य समझने लगते हैं।
नजदीक से देखिए, ये धार्मिक महात्माओं के मठ और आश्रम, ढोंग के प्रचार के लिए खुली हुई पाठशालाएं हैं। और धर्म प्रचार क्या, पूरे 100 सैकड़े नफे का रोजगार है ये। अधिकांश लोग इसमें अपने व्यवसाय को खंगालते हुए जुटते हैं। अयोध्या में एक महात्मा थे, उनसे राम जी इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने स्वयं वैकुंठ से आकर उनका पानी ग्रहण किया। हाँ, पानी ग्रहण किया। पुरुष थे पहले, पीछे तो भगवान की कृपा से वह उनकी प्रियतमा के रूप में परिवर्तित कर दिए गए। राम जी के लिए क्या मुश्किल है, जब पत्थर मनुष्य के रूप में बदल सकता है तो पुरुष को स्त्री के रूप में बदल देना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ऐसा परिवर्तन तो आजकल ही अनायास कितनी बार देखा गया है। एक नया मत इधर 50-60 वर्षों से चला है, वह दुनिया भर की सारी बेवकूफियों, भूत प्रेत, जादू मंत्र सबको विज्ञान से सिद्ध करने के लिए तुला हुआ है। बेवकूफ हिंदुस्तानी समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के गधे नहीं निकलते, और जब सभी जैक और जॉनसन साइंस छोड़कर दूसरी बात ही नहीं कर। इन अधकचरे पंडितों ने अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर भूत प्रेत, देवी देवता, साधु पूजा सबको 30 वर्ष पहले निकले वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध करना शुरू किया। हालांकि उन सिद्धांतों में अब 75% गलत साबित हो गए हैं, लेकिन अभी अंधे भक्तों के लिए उस पुराने विज्ञान के पुट से तैयार किए हुए ग्रंथ ब्रह्म वाक्य बन रहे हैं। हिंदुस्तान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, काल और देश दोनों के ख्याल से। हमारी बेवकूफ़ियों की लिस्ट भी उसी तरह बहुत लंबी चौड़ी है। अंधी राष्ट्रीयता और उसके पैगंबरों ने हमें अपने भूत के प्रति अत्यंत भक्ति पैदा कर दी है, और फिर हमारी उन सभी मूर्खताओं के पोषण के लिए सड़ी गली विज्ञान की थ्योरियां और दिवालिये श्वेतांग तैयारी हैं। फिर क्यों न हम अपनी अकल बेच खाने के लिए तैयार रखें या तैयार हो जाएं। जिनके यहाँ वायुयान ही नहीं, काठ के घोड़े भी आकाश में उड़ते हों, जिनके यहाँ बारूद और अग्नेय शास्त्र ही नहीं, मुख से निकली हुई ज्वाला में करोड़ों शत्रु एक क्षण में जलकर राख हो जाते हों, जिनकी सूक्ष्म दार्शनिक विवेचनाओं और आत्मवंचनाओं को सुनकर आज तक दुनिया दंग हो जाए, वह भला किसी बात को झूठ लिख सकता है। तिपाई पर भूत बिलाना, मैस्मेरिज्म, हैप्नाटाइज्म आदि द्वारा पहले वैज्ञानिक ढंग से हमें अपनी विस्तृत होती जाती बेवकूफ़ियों के पास ले जाया जाता है, या ले जाया गया है। और अब तो विज्ञान परितोषित विजेता लोग सरे मैदान हरसुराम और हरिराम वर्मा की विभूति बांट रहे हैं। आखिर जब नोबेल पुरस्कार विजेता ऑलिवर आज भूतों प्रेतों पर पुस्तकें लिख रहा है और कसम खा खा कर लोगों में उनका प्रचार कर रहा है, तो हमारे इन स्वदेशी भाइयों का कसूर ही क्या है। अभी तक शिक्षित लोग फलित ज्योतिष को झूठ समझते थे, लेकिन अब उसके भी काफी अधिक हिमायती हो चले हैं। वह इसे पक्का विज्ञान मानते हैं। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को छापने के लिए हमारे अखबार एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। 27 अगस्त की सर्चलाइट एक ज्योतिषी महाराज की मौसम संबंधी भविष्यवाणी को एक प्रधान पृष्ठ पर स्थान देती है। फिर पूना में लाखों रुपए खर्च करके इसके लिए यंत्र और विशेषज्ञ रखने की क्या जरूरत है। स्वदेशी का जमाना है, कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी हो गया है। ज्योतिषियों को चाहिए कि एक बड़ा सा डेपुटेशन लेकर मुख्यमंत्रियों से मिले। उनको विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस के 6 प्रांतों में ऐसे मंत्री बहुत कम ही होंगे जिनका ज्योतिषी में विश्वास न होगा। ज्योतिषी लोग देश सेवा के ख्याल से अपना वेतन कम करने को तैयार होंगे ही। फिर क्या जरूरत है कि स्वदेशी साधन के रहते ऋतु भविष्य कथन के यंत्र, भूकंप के सिस्मोग्राफ आदि का बखेड़ा और उस पर हजार 1500 रुपए महीना लेने वाले विशेषज्ञों को रखा जाए। ज्योतिषी लोग अपने काम को बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं। उन्हें न यंत्रों की आवश्यकता है और न बाहर से सूचनाओं के मंगाने की। एक स्थान पर बैठे बैठे ये सभी बातें बतला दिया करेंगे। फिर तारीफ यह है कि एक ही आदमी अतिवृष्टि और बतला देगा, और भूकंप को भी। स्वराज्य की किस्त आने जाने में अगर कुछ देरी होगी तो उसे भी नेताओं की जन्म पत्री देखकर बतला देगा।
अभी इसी साल एक महाराज बादशाह की गद्दी देखने विलायत जाना चाहते थे। दुष्ट ग्रहों की उन्हें बड़ी फिक्र थी और उनसे भी अधिक फिक्र थी उनकी माँ की। एक ज्योतिषी ने आकर महज मिथुन गिनकर महाराज को भी संतुष्ट कर दिया कि कोई ग्रह खिलाफ नहीं है, और माँ को भी कह दिया कि महाराज को कोई अनिष्ट नहीं है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सब लोग प्रसन्न हो गए। ज्योतिषी को 5,000 रुपये मिले। भला इतना सस्ता जिंदगी का बीमा कहीं और हो सकता है? ऐसा होने पर एक फायदा और होगा। हर एक प्रांतीय सरकार में एक सरकारी ज्योतिषी और 10-5 सहायक ज्योतिषी होने पर मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी ज्योतिषियों के पीछे गली गली की खाक न छाननी पड़ेगी। अपनी बीवी और छोटे मोटे बबुआ बबुनी सबका वर्ष फल साल का साल पहुंचता रहेगा। स्वदेशी व्यवसाय को जरूर आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, और इससे बढ़कर शुद्ध स्वदेशी व्यवसाय और हो ही क्या सकता है, जिसके दिल दिमाग शरीर और परिश्रम सभी जगह 16 आने स्वदेशी है। हम लोगों के मिथ्या विश्वास क्या एक तो है जिन्हें एक छोटे से लेख में लिखा जा सके? हमारे यहाँ तो इसके मिसिल के मिसिल और फाइल की फाइल तैयार। और तारीफ यह है कि इन बेवकूफियों के भारी भरकम बोझ को सिर पर लादे हुए हमारे नेता लोग समुद्र पार कर जाना चाहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि बैकुंठ में भगवान, आकाश में नवग्रह और पृथ्वी के ज्योतिषी और ओझा सयाने उनकी यात्रा में जरूर कुछ हाथ बटाएंगे। हमारी जाति पाति की व्यवस्था को ही ले लीजिए, वह हमारे ऋषि मुनियों के उन बड़े आविष्कारों में है जिन पर हमें बड़ा अभिमान है। राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति के साथ साथ यदि भी कुछ इन्हें गिने लोग जाति पाति के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन अब भी हमारे उच्च कोटि के नेताओं का अधिकांश भाग अपने ऋषियों की इस अद्भुत विशेषता की कद्र करने को तैयार है। नेताओं ने देख लिया कि यह जाति पाति आपस के फूट भेदभाव बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तो भीतर भीतर जातीय संगठन भी इन्होंने कर रखा था, और अब भी बहुतों को उसे छोड़ने में मोह लगता है। मैं अन्य नेताओं की बात नहीं कहता, मैं खास कांग्रेस के नेताओं की बात कहता हूँ। उन बेचारों को इसी कोशिश में मरना पड़ रहा है कि कैसे राष्ट्रीयता और जाति पाति दोनों साथ दाहिने बाएं कंधे पर वहन की जा सकते हैं। उनमें से कुछ ने तो जरूर समझ लिया होगा कि यह संभव है। शुद्ध राष्ट्रीयता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक आप जाति पाति छोड़ने पर तैयार न हो। अगर आप जाति पाति तोड़े हुए नहीं हैं तो आपका वास्तविक संसार आपकी जाति के भीतर है। बाहर वालों के साथ तो सिर्फ काम चलाऊ समझौता है। अब आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो ईमानदारी रहने पर आपकी राय का प्रभावित करने में सफलता सबसे अधिक आपके जाति भाइयों की होगी। नौकरी चाकरी दिलाने, कमेटी सब कमेटी में भेजने और सिफारिश चिट्ठी लिखने में मजबूरन आपको अपनी जाति का ख्याल करना होगा। आदमी के दिल में हजारों कोठरियां जरूर है, लेकिन वहाँ ऐसी फर्क कोठरियां नहीं हैं जिनमें एक में जाति पाति का भाव पड़ा रहे और दूसरे में उससे अछूती राष्ट्रीयता बनी रहे। जैसे किसानों के आंदोलन में आने वाले समझदार आदमियों को पहले से ही तैयार होकर आना चाहिए कि उन्हें साम्यवाद में पैर रखना है, वैसे ही राष्ट्रीयता के पथ पर पैर रखने वालों को समझना चाहिए कि उन्हें जाति पाति की दीवारों को तोड़ गिराना होगा। यदि कोई आदमी राष्ट्रीय नेता रहना चाहता है और साथ ही अपने जाति भाइयों की घनिष्ठता को कायम रखना चाहता है तो या तो वह ईमानदार नहीं रहेगा या उसे असफल होकर रहना पड़ेगा। अपनी जाति के साथ घनिष्ठता रखकर कैसे दूसरी जाति का विश्वास पात्र कोई हो सकता है? मंत्रियों को तो खास तौर पर सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जाति भाइयों की घनिष्ठता उन्हें आसानी से बदनाम कर सकती है। मेरी समझ में प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए, कांग्रेस के लिए और व्यक्तिगत तौर से नेताओं के लिए अच्छा यही है कि हर एक प्रधान नेता तुरंत से तुरंत अपने लड़के लड़कियों, भतीजे भतीजियों अथवा भांजा भांजियों या नाती नातनियों में से कम
एक की शादी जाति पाति से तोड़कर दिखला दे, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने तथा राम गोपालाचारी ने करके दिखाया। आंख मूंद कर हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार होना चाहिए। बाहरी क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरत है मानसिक क्रांति की। हमें दाहिने बाएं, आगे पीछे दोनों हाथ नंगी तलवार नाचते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काट कर आगे बढ़ना चाहिए। क्रांति प्रचंड आग है। वह गांव के एक झोंपड़े को जलाकर चली नहीं जाएगी, वह उसके कच्चे पक्के सभी घरों को जलाकर खाक कर देगी और हमें नए सिरे से नए महल बनाने की नींव डालनी पड़ेगी।